घने जंगल के बीचों बीच जहां तक नजर जाती थी, अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। यह वही जंगल था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। आदित्य, नील, काव्या और साक्षी चारों बचपन के दोस्त शहर की भीड़-भाड़ और दिनचर्या से ऊबकर एक एडवेंचर के लिए निकले थे। उनकी योजना थी कि इस जंगल में रात भर कैंपिंग करेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया था, पर उनके रोमांच की भूख किसी की चेतावनी सुनने को तैयार नहीं थी। जंगल में घुसने के कुछ घंटों बाद ही माहौल बदलने लगा। हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, जो कि इस मौसम में सामान्य नहीं थी। आसमान पर बादल घिराए थे और पत्तियों के सरसराने की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। वे चारों मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हंसी कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के हर कोने से कोई उन्हें देख रहा हो। नील ने कैमरा निकाला और चारों की कुछ तस्वीरें ली। जब उसने तस्वीरें देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तस्वीरों में उनके पीछे हल्की हल्की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उसने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि उसे लगा कि शायद यह कैमरे की गड़बड़ी है। वे चारों एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कैंप लगाने का फैसला किया। तंबू लगाने के बाद उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली होने की वजह से आग जल ही नहीं रही थी। इस बीच काव्या ने महसूस किया कि जंगल अचानक और भी शांत हो गया था। पक्षियों की आवाजें, जानवरों की हलचल, सब कुछ गायब हो चुका था। यह सन्नाटा उन्हें भीतर तक डरा रहा था। आखिरकार उन्होंने खाने के पैकेट निकाले और एक दूसरे से मजाक करते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। आदित्य ने डरावनी कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा और सबने उसकी बात मान ली। उसने एक पुरानी कहानी शुरू की, जिसमें एक लड़की की आत्मा इस जंगल में भटकती थी। जैसे ही कहानी खत्म हुई, अचानक तेज हवा चलने लगी। तंबू का कपड़ा फड़फड़ाने लगा और आग जलने की कोशिश में रखी लकड़ियां इधर-उधर बिखर गईं। सब चुपचाप बैठ गए। तभी नील को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या ने आदित्य से पूछा कि यह जंगल शापित क्यों कहा जाता है। आदित्य ने बताया कि वर्षों पहले यहाँ एक गांव था जिसे किसी ने जला दिया था। गांव के सारे लोग जिंदा जल गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, साक्षी चिल्ला पड़ी। उसने अपने तंबू के पास किसी को खड़ा देखा था। सबने टॉर्च की रोशनी में इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब सबकी हंसी गायब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि कुछ तो अजीब हो रहा है। अचानक जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। वे आवाज के पीछे पीछे गए, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी आदित्य ने महसूस किया कि वे जिस रास्ते से आए थे वह पूरी तरह बदल चुका था। चारों एक दूसरे को देखते हुए समझ गए कि वे अब खो चुके हैं। उनका जीपीएस काम नहीं कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। सबने तंबू के अंदर बैठने का फैसला किया। नील ने ध्यान दिया कि बाहर किसी के चलने की आहट लगातार हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई तंबू के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। उन्होंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थकान से बेहाल होकर वे सोने की कोशिश करने लगे। रात के बीच अचानक काव्या चीखते हुए उठ गई। उसका चेहरा पसीने से तर था और वह कांप रही थी। उसने कहा कि उसने सपना देखा जिसमें एक औरत उनके तंबू के बाहर खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। वह औरत तंबू के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। काव्या की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी नील ने महसूस किया कि तंबू के बाहर सच में किसी के खड़े होने की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने डरते डरते तंबू का पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनके डर का माहौल और गहराता गया। जंगल अब पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी असामान्य थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वे बाहर निकलकर आवाज के पीछे गए। आवाज उन्हें जंगल के और अंदर खींच रही थी। अचानक आवाज रुक गई। चारों ठिठक कर खड़े हो गए। अब तक उनके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा घर देखा। घर की हालत ऐसी थी जैसे वहां वर्षों से कोई न रहा हो।
लेकिन उसमें से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। चारों ने तय किया कि वे घर के अंदर जाएंगे। घर के दरवाजे को जैसे ही उन्होंने छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। घर के अंदर सन्नाटा और अजीब सी गंध थी। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसें यहां ली हों। तभी साक्षी ने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नील ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। अचानक आदित्य ने जोर से चिल्लाकर सबको बुलाया। उसने दीवार पर बने चित्रों में उन चारों की तस्वीरें देखी। अब उनके लिए इस जंगल से बाहर निकलना जीवन मरण का सवाल बन चुका था। पर क्या वे बच पाएंगे? उनकी सांसें तेज हो गईं। दीवार पर खुद को देखकर वे दहशत में थे। चित्रों में चारों के चेहरे बहुत साफ दिख रहे थे और उनके आसपास अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही नील ने तस्वीर को छुआ, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। घुप अंधेरे में उनकी चीखें गूंजने लगीं। आदित्य ने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। वे चारों अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढने लगे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेर दी हों। साक्षी रोने लगी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने दरवाजे की ओर भागने का इशारा किया। दरवाजा, जो पहले खुद बंद हो गया था, अब जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। किसी ने बाहर से उस पर दस्तक दी। उन्होंने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ गया था। तभी बाहर से एक धीमी मगर भयावह हंसी सुनाई दी। नील ने दीवार पर टटोलते हुए खिड़की खोजने की कोशिश की। खिड़की पर घने जाले और अजीबोगरीब काले निशान थे। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे कुछ दूरी पर सफेद कपड़ों में एक आकृति खड़ी नजर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह एकटक घर की ओर देख रही थी। नील के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बाकी सबको इशारा किया, देखो, वहां कोई खड़ा है। सबने खिड़की से झांक कर देखा। आकृति स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। काव्या ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अंदर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। तभी घर के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। यह आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। साक्षी ने कांपते हुए कहा, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, कुछ गलत है यहाँ। लेकिन आदित्य ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर कुछ नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। नील ने गुस्से में कहा, यह सब हमें पागल कर रहा है, यहां से तुरंत निकलो। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, अलमारी के दरवाजे जोर से अपने आप बंद हो गए। सबने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक घर की छत से तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। वे चारों छत की ओर देखने लगे। काव्या ने चिल्लाकर कहा, वहां कोई है। उन्होंने छत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होती रहीं। कभी उनके पीछे कोई चलता हुआ महसूस होता, तो कभी दीवारों पर उभरे चित्र उनकी ओर घूरने लगते। एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरी जगह उन्हें निगल लेना चाहती है। आखिरकार आदित्य ने कहा, हमें इस घर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वे चारों एक साथ घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक और दरवाजा था जो जर्जर हालत में था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, वे जंगल के एक और भी अजीब हिस्से में पहुंच गए। वहां हर तरफ कोहरा था और उन्हें अपने पैरों के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं किसी जीव की तरह हिल रही थीं। अचानक चारों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। पेड़ों के पीछे से सफेद कपड़े में वही आकृति दिखाई दी जिसे नील ने खिड़की से देखा था। अब वह उनके पास आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वह और डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई नाक, मुंह
या आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक खाली चेहरा। साक्षी डर के मारे गिर पड़ी। बाकी तीनों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। तभी वह आकृति उनके बिल्कुल करीब आ गई। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, यह हमें मार डालेगी। नील ने एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। पत्थर उसके शरीर से आर पार हो गया, जैसे वह एक भूत हो। आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जोर से चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि उनके कानों में झंझनाहट होने लगी। अचानक जंगल में आग जैसी रोशनी चमकी और चारों ने महसूस किया कि उनके चारों ओर कई और आकृतियां खड़ी हो गई हैं। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ वही आकृतियां थीं। हर आकृति का चेहरा खाली था और उनके शरीर से अजीब सी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। अब उन्हें लगने लगा कि वे इस जंगल से कभी जिंदा नहीं निकल पाएंगे। तभी आदित्य ने महसूस किया कि उसके हाथ में एक पुरानी सी चाबी है, जो उसे अलमारी में मिली थी। उसने चिल्लाकर कहा, शायद यह चाबी हमारी मदद कर सकती है। चारों ने तय किया कि वे उस चाबी का इस्तेमाल करके घर के अंदर वापस जाएंगे। लेकिन क्या वह चाबी उन्हें बचा पाएगी या यह उनकी आखिरी गलती साबित होगी? आदित्य ने चाबी को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे यह भी नहीं पता था कि यह चाबी किस चीज की है, लेकिन किसी अजीब से एहसास ने उसे यकीन दिलाया कि यह उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। काव्या और नील ने साक्षी को सहारा देकर खड़ा किया, जो अब भी कांप रही थी और बड़बड़ा रही थी, हम यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे, हमें छोड़ देंगे ये लोग नहीं। घर लौटने का रास्ता अब मुश्किल हो गया था। जंगल की हर दिशा एक जैसी लग रही थी, जैसे किसी ने उन्हें घेर लिया हो। आकृतियां अब भी उनके चारों ओर थीं, लेकिन धीरे धीरे वे पीछे हटने लगीं, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हों। जैसे तैसे वे फिर से उस घर के पास पहुंचे, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं और उसमें से धुआं उठ रहा था। खिड़कियों से अजीब सी रोशनी झांक रही थी और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। नील ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें फिर से अंदर जाना चाहिए। यह घर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आदित्य ने जवाब दिया, अगर हमने चाबी का इस्तेमाल नहीं किया तो हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया। अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले खून के निशान थे, अब दीवारों पर अजीब अंधेरे गड्ढे दिख रहे थे, जो अंदर की तरफ जाते प्रतीत हो रहे थे। आदित्य ने चाबी को टॉर्च की रोशनी में देखा। चाबी पर कुछ लिखावट थी, लेकिन भाषा उन्हें समझ नहीं आई। काव्या ने कांपते हुए कहा, यह चाबी शायद हमें किसी कमरे में ले जाएगी या कहीं और। वे घर के अंदर गहराई तक चले गए। हर कदम के साथ घर की आवाजें बदल रही थीं। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। अचानक आदित्य के सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर ताले लगे हुए थे और वे ताले कुछ इस तरह के थे जैसे चाबी उनके लिए ही बनी हो। आदित्य ने चाबी को ताले में डाला। जैसे ही ताले खुले, एक तेज रोशनी फैल गई। वे सभी अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। साक्षी ने रोते हुए कहा, नहीं, अब और नहीं, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। यह जगह हमें निगल लेगी। लेकिन आदित्य ने कहा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर हम यहां रुके तो वे आकृतियां हमें मार डालेंगी। वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे जाते ही हवा ठंडी हो गई और हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें तेज होती गईं। नीचे एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर लाल धागों से लिपटी एक अजीब सी मूर्ति रखी थी। मूर्ति का चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखों की जगह गहरे छेद थे और उसके मुंह से खून जैसा कुछ टपक रहा था। नील ने कहा, यह सब कुछ शैतानी जैसा लगता है, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन आदित्य मूर्ति के पास गया। उसे लगा जैसे मूर्ति उसे खींच रही हो। उसने जैसे ही मूर्ति को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर से आवाजें आने लगीं और वह आकृति फिर से उनके सामने प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी।
उसके पीछे और भी कई साए खड़े थे। वे साए एक अजीब से मंत्र का जाप कर रहे थे। उनकी आवाजें गूंज रही थीं और पूरा माहौल डरावना हो चुका था। मूर्ति अचानक से चमकने लगी और आदित्य के हाथ में जो चाबी थी वह भी गर्म हो गई। उसे लगा जैसे चाबी और मूर्ति के बीच कोई संबंध है। उसने तुरंत चाबी को मूर्ति के नीचे बने एक छोटे से गड्ढे में डाल दिया। जैसे ही चाबी गड्ढे में गई, पूरा कमरा जोर से गूंजने लगा। आकृतियां चीखने लगीं और वे चारों कांपते हुए एक कोने में सिमट गए। अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे खुद को जंगल के बाहर एक खुली जगह पर खड़े पाए। न कोई घर था, न आकृतियां। चारों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वह कभी नहीं मिटने वाला था। जंगल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे समझ गए थे कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझाए जाते। वे इस भूतिया अनुभव से बचे तो सही, लेकिन उन यादों ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।